नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTS के 13 अगस्त के सेकंड शिफ्ट मैथ्स के 25 क्वेश्चंस की। आई होप आपको मैं सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझा पाऊँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे प्लीज़ 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 बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लाइक कर दे, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा मतलब भी नहीं है। वो लोग तो वीडियो खोलेंगे और देखेंगे, इन्जॉय करेंगे। लेकिन जिनको सही में सिलेक्शन चाहिए वो अच्छे से पढ़ो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आपके सिलेक्शन के लिए उपयोगी वो मैं चैनल पे प्रोवाइड कर दूँ। चैनल पे अगर नए हो ना सब्सक्राइब कर लेना। तो ये 25 प्रश्न हम मैथ्स के करने वाले हैं, जिसमें मैं एकदम बेसिक से ट्रिक से सबसे करवाऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे सेट करवा रखे हैं, टोटल 39 सेट है, वो भी कंप्लीट कर दूंगा जल्दी, ठीक है। और प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड होता जा रहा है। SSC MTS 2019 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकी अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर चुके हैं, सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो सीजीएल मेंस वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसमें आपको टॉपिक वाइज मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज मैंने करवा रखा है। तो उससे आपको आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट में स्कोर वगैरह आएगा और कॉन्फिडेंस भी अप जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, और कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी। प्रश्न देखिएगा, कहा गया परीख सोल्ड हिज पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ RS11। ही कैलकुलेटेड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड फाउंड इट टू बी 25%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि परीख कोई है जो 11 रुपये प्रॉफिट पे कोई पेन बेचता है, ठीक है। पेन पे प्रॉफिट कितने का, यानी P बराबर आपको दिया गया 11 रुपये, ठीक है। और वो क्या काम करता है कि ये जो प्रॉफिट है वो किस पे कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। और प्रॉफिट जब वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट है। यानी सेलिंग प्राइस का 25% अगर 11 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 गुना 11 का, यानी 44 रुपये। वो क्या काम करता है, वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, यानी कि विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है। अगर विक्रय मूल्य का 25% प्रॉफिट होता है, आपको पता है प्रॉफिट 11 रुपये का होता है, यानी विक्रय मूल्य का 25% 11 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 44। अगर कोई चीज़ 44 में बेचने पे 11 रुपये का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 44 माइनस 11 यानी 33 रुपये। यही आपसे पूछा गया था, समझ आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके किसी भी एग्जाम, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CPO हो, CPO में 4 और बाकी सब में 2-2 प्रश्न आते हैं। तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, क्योंकि 25 में से 2 प्रश्न इसी से आते हैं। और अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस वाली अपन इस चैनल पे अपनी प्लेलिस्ट हो वो चेक कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जो CHSL, CGL मेंस इन सब की हैं, और वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। कहा गया आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ए बैग। एट व्हाट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस डिड ही मार्क द बैग। कहा गया कि एक दुकानदार है जो 12.5% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस समथिंग लिखा गया है। मार्क प्राइस मान लो कि 8x लिखा गया है, तो वो डिस्काउंट कितने का देता है, इसका 12.5%। 12.5% मतलब 1/8वां हिस्सा, यानी x का डिस्काउंट देता है, तो बेचता कितने में है, 7x, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7x। और कहा गया कि जब वो 7x में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस कुछ होता तो उस पर 25% का लाभ लेने के लिए 5/4 में बेचना पड़ता उसके, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 5/4 7x है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 5.6x। कैसे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस CP है, उसका 5/4 गुना, अगर उसे 25% लाभ होता है तो यानी CP का 5/4 गुना है 7x, यानी कि हम CP बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं 28/5x, यानी 28/5 यानी 5.6x। यानी जो चीज़ उसने 5.6x की खरीदी है उसको उसने मार्क कर रखा है 8x, यानी कि 5.6, यानी कि अगर हम कहें कि 56 रुपये में अगर कोई चीज़ खरीदी है तो 80 रुपये उस पर लिख रखा है। 56 रुपये में खरीदा, 80 रुपये लिखा, यानी कितना बढ़ा के लिखा, 24 रुपये। तो प्रतिशत में अगर निकालोगे तो 24/56 गुणे 100 कर दोगे, यानी डुअल जीरो लगाओगे, 4 से काटोगे, 8 से काट दो, 8 7 56, 8 से कटेगा 300, 300/7 कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 7 या 21, यानी 43% के अप्रॉक्स उसने बढ़ा के लिखा है। समझ आ रहा है ना। अगर कहीं नहीं समझ आएगा तो वहाँ पे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। कहा कि एज ऑफ A इज 6 years मोर देन 3 times द एज ऑफ B, यानी कि A की जो आयु है वो B की आयु के 3 गुने से 6 ज़्यादा है, यानी कि A की आयु जो है B की आयु के 3 गुने से 6 ज़्यादा है, ठीक है। कहा कि आफ्टर 3 years एज विल बी 8 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ B। कहा कि 8 साल बाद A की आयु जो होगी वो 2 गुने B के 2 गुने से 8 साल बराबर होगी।
कहा गया 3 साल बाद ए की आयु जो होगी वो बी की आयु के कितने 2 गुने से 8 साल ज़्यादा होगी। 3 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी A/3 और बी की आयु कितनी हो जाएगी B+3 सॉरी ए की आयु कितनी हो जाएगी A+3, बी की आयु कितनी हो जाएगी B+3। तो आपको दिया गया 3 साल बाद ए की जो आयु है यानी A+3 वो कितना है 8 ज़्यादा है बी की आयु के 2 गुने से। बी की आयु कितनी है B+3 उसके 2 गुने से यानी 2 टाइम्स ऑफ B+3 और इससे कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा। तो आपसे कहा गया द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी यानी ए और बी के प्रेजेंट एज का एवरेज निकालना है यानी आपको A+B/2 निकालना है क्योंकि ए और बी की प्रेजेंट आयु हमने ए और बी मानी है। 3 साल बाद ए की आयु हो जाएगी A+3, बी की आयु हो जाएगी B+3 और 3 साल बाद के बारे में कहा गया कि 3 साल बाद ए की आयु जो होगी यानी A+3 वो बी की आयु के 2 गुने से 8 ज़्यादा होगी, ये कहा गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। ए की जगह पे 3B+6 रख दो तो ये आपका हो जाएगा 3B+6+3 यानी 3B+9, ये बराबर हो जाएगा 2B+6+8 यानी हमारा यहाँ से b बराबर आ जाएगा 6, 8, 14 में से 9 घटेगा यानी कि 5। b बराबर 5 आ गया। b बराबर 5 अगर इसमें रख दोगे तो a की आयु कितनी आ जाएगी, a की आयु कितनी हो जाएगी 3 × 5 = 15, 6, 21। a की आयु कितनी हो जाएगी 3 × 5 = 15, 6, 21। अब आपको पता है a की वैल्यू, आपको पता है b की वैल्यू, एवरेज पूछा गया था तो 21, 5, 26/2 यानी कि 13 साल इनकी एवरेज आयु आ जाएगी। समझ आ गया। तो MTS का पेपर है, इसका मतलब अच्छे प्रश्न इसमें भी आएंगे, ऐसा नहीं है MTS है तो उसमें क्या ही प्रश्न आएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपको पता चलेगा जब आप CGL या CHSL देने जाओगे ये पेपर करने के बाद। कहा कि ये वीमेन ट्रेवलिंग एट 130% ऑफ हर यूजुअल स्पीड रीचेज हर ऑफिस 12 मिनट्स अर्ली, हर यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी इज। कहा गया कि कोई वीमेन अगर 130% अपनी चाल की 130% पे जाती है तो उसे 12 मिनट कम लगता है। तो आपसे कहा गया यूजुअल टाइम कितना लगना चाहिए। हम मान लेते हैं उसके जो ऑफिस है उसकी दूरी A किलोमीटर है और हम मान लेते हैं उसकी जो स्पीड है वो 100 है। ठीक है, तो उसे समय यूजुअल टाइम कितना लगेगा, A को अगर 100 से जाएगी तो A/100 लगेगा। अच्छा, आप कहा गया अगर 130% से जाए यानी 130 स्पीड से A को जाए तो 12 मिनट कम लगता है, यानी कि इससे 12 मिनट कम यानी कि 1/5 घंटे कम लगता है। ठीक है, बस आपको यही निकाल लेना है। तो आप यहाँ से A सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा A/130 माइनस A/100 या हम कहें A/100 माइनस A/130। A कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/100 माइनस 1/130 यानी कि ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 1300 आ जाएगा यानी 13 माइनस 10 यानी 3/1300 हो जाएगा। 3/1300 बराबर 1/5 यही आ जाएगा। सॉल्व करिएगा। A/100 माइनस A/130 करेंगे तो 3A/1300 आ जाएगा, ये बराबर 1/5 यानी हम कह सकते हैं यहाँ से A बराबर हो जाएगा 1300/15। A बराबर 1300/15। हमने क्या करना है, हमसे यूजुअल टाइम पूछा गया था यानी A/100 निकालने को कहा गया था। तो अगर A बराबर 1300/15 है तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा 1300/15/100 यानी 13/15 घंटे। और 13/15 घंटे अगर मिनट में चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा 15 चौको 60 यानी कि 13 चौको 52 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 52 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, 52 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। आपसे कहा गया था, देखो आपसे कहा गया अगर वो 130% पे जाती है तो उसे 12 मिनट कम लगते हैं। हमने कहा कि अगर उसकी स्पीड 100 होती तो उसे समय कितना लगता है ये दूरी को ट्रेवल करने में, A/100 और 130 हो जाएगी तो A/130। आपको पता है A/130 जो है वो A/100 से 1/5 कम है। हमने सॉल्व किया, A बराबर आ गया 1300/15। अब आपसे यूजुअल टाइम पूछा गया था यानी A/100 आपने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा इसको करने की शॉर्ट ट्रिक, अब ऐसे अगर आप नहीं करना चाहते तो शॉर्ट ट्रिक से कर लो। देखो आपको पता होगा कि अगर हम स्पीड को x% बढ़ाते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो x% कम हो जाता है। समझ रहे हो, यानी कि अगर हम स्पीड को 130% करते हैं तो टाइम हमारा 1/130% कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको दिया गया कि भैया वो अपनी स्पीड, मान लेते हैं हम कि पहले टाइम t लगता था। ठीक है, अब अगर 130% बढ़ा देंगे उसकी स्पीड, पहले स्पीड s थी तो टाइम कितना लगता था t। अभी कहा गया स्पीड को 130% कर दिया गया तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। अगर हम पहले मतलब 100% पे जाते थे तो t टाइम लगता था, 130% पे जाएंगे तो कितना लगेगा, t का 100/130 हिस्सा। आपको पता होगा अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम कम होता है, स्पीड कम करते हैं तो टाइम बढ़ जाता है। अगर 130% कर देंगे तो अब टाइम कितना लगेगा, 100/130 हिस्सा, क्योंकि 130% बराबर हो जाएगा 130/100 यानी कि हमने स्पीड को कर दिया 130/100 तो टाइम कितना लगेगा। देखो स्पीड को हमने कर दिया 130/100 तो टाइम लगेगा t × 100/130 यानी कि 10t/13। अभी समय कितना लग रहा है, 10t/13।
पहले लग रहा था टी, अभी लग रहा है 10t/13। तो आपसे कहा गया कि समय का अंतर निकालो, तो आ जाएगा 3t/13 और ये बराबर दिया गया 12 मिनट, यानी यूजुअल टाइम हो जाएगा 3 से कटेगा 4 और 13 चौको 52, यानी 52 मिनट यूजुअल टाइम लग रहा था। बस आपको ये समझना है कि अगर हमने स्पीड को 10 से 13 किया है तो समय हमारा 13 से 10 लगेगा, ठीक है। अगर हमने स्पीड को 10 से 13 कर दिया तो समय जो हमारा लग रहा है वो 13 से 10 लगेगा, समझ रहे हो। यानी कि आपको यही समझना है कि भैया 13 से 10 अगर समय लग रहा है तो अंतर कितना हो जाएगा। देखो अगर स्पीड, ये देखो ये स्पीड है, ये S1 है, ये S2 है, तीसरी शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो। अगर स्पीड 10 थी, अब हमने कर दी 13, तो टाइम जो पहले लगता था वो 13, वो अब कितना लगेगा 10, यानी समय का अंतर कितना आ गया 3 मिनट। लेकिन आपको समय का अंतर 3 मिनट ना देके 12 मिनट दिया गया, यानी 4 गुना दिया गया है। तो अगर 4 गुना दिया गया है तो समय अब कितना लगेगा 13 × 4 यानी कि 52 मिनट। यूजुअल टाइम कितना लगता था 13 मिनट यानी 52, और अब कितना लगेगा 10 × 4 यानी 40 मिनट। तो आपसे जो पूछा जाए फिर से समझिएगा। देखो अगर 10 स्पीड थी, हमने कर दिया 13, तो समय अगर 13 लगता होगा तो अब 10 लगेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया समय का अंतर कितना आया 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट ना देके 12 मिनट, यानी इसका 4 गुना दिया गया है। तो आपसे पूछा गया था यूजुअल टाइम कितना लगता है, आपने कहा था 13, तो 13 का 4 गुना कर देंगे यानी 52 मिनट, यही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न धाएँ धाएँ करके कर दो यूपी पुलिस की तरह। देखो कैसे करोगे, आप पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये 501 और 247 कितना हो जाएगा 748। 748 में से ये घटा दो, ये लिखा हुआ है 748, इसमें से 386 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 362 हो जाएगा। 200 में से 362 घटेगा -162 हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी +162 हो जाएगा। और ये कितना लिखा है 12 पंचे 60, 60 + 162 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है। 60 + 100 ये हो जाएगा 222, 222 में 2 से डिवाइड करेंगे 111 आंसर। कहा गया अगर एक आर्टिकल को 23% प्रॉफिट पे बेचा जाता है इंस्टेड ऑफ 14%, पहले 14% पे बेचा जाता था, अभी 23% पे बेचा जाता है, तो प्रॉफिट 189 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो कहा गया कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो पहले कितना प्रॉफिट लेते थे 23%, अभी कितना मतलब पहले कितना लेते थे 14%, अभी कितना लेते हैं 23%, यानी हम प्रॉफिट कितना ज़्यादा ले रहे हैं 23% - 14% यानी 9%, और इसी 9% की वजह से हमें कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है 189, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 9% 189 है, यानी 1% हो जाएगा 21। अगर 1% 21 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100% इसका, यानी कि 2100 रुपये, ठीक है। कहा गया ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अब आप देखिएगा अगर हम माने कि ए 4 यूनिट एक दिन में करता है तो बी कितना करता है, इससे 25% ज़्यादा, यानी बी करता है 5 यूनिट एक दिन में, ठीक है। आपको पता है ए 15 दिन में 4 यूनिट पर डे करते हुए कार्य करता है, यानी कि टोटल कार्य कितना रहा होगा 15 चौको 60। अब बी अगर एक दिन में 5 यूनिट करेगा तो इसे कितने दिन लगेंगे 12 दिन, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि अगर ए और बी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। आपको पता है ए करता है 4, बी करता है 5, दोनों मिलकर करेंगे 9, 60 करना है, यानी 60/9 दिन लगेंगे, यानी 20/3 दिन लगेंगे। कहा गया द एरिया ऑफ सीट मेटल नीडेड टू मेड अ बॉक्स ऑफ साइड 7, 8, 9, 7/8/9। आपको पता होगा कि अगर कोई घनाभ आकार में बॉक्स बनाया जाता है तो उसमें जो मेटल लगती है वो टोटल सरफेस एरिया यानी 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL के बराबर होती है, ठीक है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होती है। यहाँ पे L आपको दिया गया 7, B दिया गया 8 और H दिया गया, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया गया 7, 8, 9। तो पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ 7, 8, 56, 8, 9, 72, 9, 7, 63, जोड़ दो तो 3, 2, 5, 6, 11, और ये आपका आ जाएगा 6, 1, 7, 7, 14, 5, 19, 191 का 2 गुना, यानी कि 382 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो सीट लगती है उसकी एरिया कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL घनाभ के लिए। कहा गया द टेबल शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी। एक कंपनी है जो लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाती है, अलग अलग सालों में 2008, 9, 10, 11, 12 में अलग अलग लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाती है। कहा गया व्हाट वाज द डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 टू टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन 2011। कहा गया कि जो 2009 में लैपटॉप और डेस्कटॉप की कुल संख्या है उसका, और 2011 में लैपटॉप और डेस्कटॉप की कुल संख्या उसका अंतर कितना होगा। तो पहले 2009 को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 24, ये 44, 45,200 हो जाएगा 2009 में, और अगर 2011 में जोड़ोगे तो 36,600 हो जाएगा। अब इसी का अंतर कहा गया, तो ये हो जाएगा 45 में से 36 घटाओगे 9, और ये आपका मतलब बचेगा 9,000 में से 400 घट जाएगा, यानी 8600, ठीक है, घटा लेना। तो आप कहेंगे 600, यहाँ पे बचेगा कितना 14, 14 में से 6 घटेगा 8।
कहा गया अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन 2012 फ्रॉम 2011, यानी 12 में डेस्कटॉप की जो संख्या है, ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन 2012 फ्रॉम 2011, यानी कि 2011 में जो डेस्कटॉप बनाती थी कंपनी, उसकी तुलना में 2012 में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो आप निकालो, 20,200 पहले बनाती थी, अब 14,900 बनाती है, यानी कितने की कमी हुई। आप कहेंगे 5,300 की कमी हुई। अगर 5,300 की कमी होती है आउट ऑफ इतने पे, तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 1 2 कट गया, आप 202 या आप काट दो 2 से, ये 101 हो जाएगा, 2 से काटोगे 265 यानी 2650 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये लगभग 2600 आ जाएगा, 26% आ जाएगा, क्योंकि 26 गुणे 101 2626 होगा, यानी 26% से थोड़ा ज़्यादा होगा ये प्रश्न। ऐसा आप जाइएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न नाम से एक वीडियो होगी, वो देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ये प्रश्न क्या कहता है, कहा गया ये बैग कंटेंस 10 रुपी, 5 रुपी एंड 2 रुपी नोट्स। आपसे कहा गया 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये की नोट एक बैग में है। रेशियो क्या दिया गया, 10:5:2 के अनुपात में है। कहा गया अगर टोटल रुपए जो है 5 रुपये की नोट से जो टोटल रुपए मिलते हैं वो 84 ज़्यादा है 2 रुपये के नोट से। आप समझिएगा, ये आपको दिया गया है सिक्कों की वैल्यू, यानी ये वैल्यू दिया गया है, और ये दिया गया है नंबर, ठीक है, कितने सिक्के हैं ये दिया गया है नीचे, और वैल्यू यानी कि कितने रुपए के सिक्के हैं वो आपको ऊपर दिया गया। अब कहा गया कि टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट्स, 5 रुपये के अगर 5 नोट हैं तो उनका कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी 25 रुपये, और 2 रुपये के 2 नोट हैं तो इनका कुल वैल्यू हो जाएगा 4 रुपये, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 21 रुपये। लेकिन ये जो अंतर है वो 21 रुपये ना देके 84 रुपये दिए गए, यानी इसका 4 गुना दिया गया है, 21 का 4 गुना। तो आपसे कहा गया टोटल वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट्स। अब आपको पता चल गया कि 4 गुना है, जो संख्या है वो 4 गुना होगी, तभी हमें 21 की जगह पे 84 आ रहा है। यानी 10 रुपये की नोट 10 ना होकर 10 गुणे 4 है, 5 रुपये की नोट 5 ना होकर 5 गुणे 4 है, 2 रुपये की नोट 2 ना होकर 2 गुणे 4 है। यानी आपको पता चल गया कि 10 रुपये की नोट है 40, और 10 रुपये के अगर 40 नोट हो तो उसका कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 यानी कि 400 रुपये। यही आपको दिया गया, समझिएगा, फिर से समझिएगा। देखो आपको दिया गया 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये की नोट्स हैं 10:5:2 के अनुपात में। हमने मान लिया 10, 5 और 2 नोट है। अगर 5 रुपये की 5 नोट होंगी तो 25 रुपये, 2 रुपये की 2 नोट होंगी तो 4 रुपये। इनका अंतर दिया गया है मतलब 84 रुपये। हमने अंतर निकाला 21 रुपये है, जो कि 84 के बराबर है, यानी इसका 4 गुना। यानी हमने जो नोट 10:5:2 मानी थी वो 10:5:2 ना होकर 10 गुणे 4, 5 गुणे 4, 2 गुणे 4 होगी, यानी कि हमें मिल गई 10 रुपये के 40 नोट। 10 रुपये के 40 नोट यानी कुल प्राइस मनी कितना हो गया, कुल रुपया कितना हो गया, वैल्यू ऑफ मनी 10 गुणे 40 यानी 400 रुपये। आपसे कहा गया 11 दिनों का टेम्परेचर दिया गया। अब 11 दिन दे दिएगा तो आपको नंबर ऑफ डाटा कैलकुलेट नहीं करना है। कहा गया 11 दिनों का जो टेम्परेचर दिया गया वो कुछ इस प्रकार से, आपको मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स 11 हैं, तो आपको पता है मीडियन बराबर हो जाएगी 11 ऑड है, यानी 11 + 1/2 टर्म जो होगा वो हो जाएगा मीडियन, यानी कि 11 + 1 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 टर्म जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 6 टर्म निकलेगा कैसे। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे छोटा 15 आएगा, फिर कौन सा आएगा 15 के बाद 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 24 आएगा, 23-24 हो गया। फिर आपका आएगा 26-27 आ गया। फिर आपका आएगा 30 2 बार, 30 हो गया, ठीक है, 2 बार हो गया। फिर आपका 29 आएगा, 29 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर आपका 32 आएगा, फिर 33 आएगा, ठीक है। अब आपको 6 टर्म कैलकुलेट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां टर्म कौन सा है 27, यही आपका मीडियन हो जाएगा, यानी मीडियन कितना हो गया 27। हमने यहाँ से देखा था कि मीडियन छठवां टर्म होगा। यानी कि अगर आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन क्या होती है n+1/2 टर्म। यह मैंने आपको बताया हो। अगर इवन हो तो n+n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। कहा गया, देखो प्रिज्म का प्रश्न आ गया तो मेंसुरेशन से भी प्रश्न आते हैं। अगर द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 308 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट इज 11 सेंटीमीटर, बेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अगर आपको मेंसुरेशन नहीं आता, मेंसुरेशन वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें कई सारी वीडियोज हैं। और अभी आपको सीजीएल मेंस का मेंसुरेशन मैंने नहीं करवाया, वो भी करवा दूंगा, तो आपका मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट सीजीएल CHSL और MTS के लिए तीनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि प्रिज्म जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बराबर मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है बेस एरिया इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आपको वॉल्यूम दिया गया 308, यानी ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस इंटू हाइट कितना है 11, यानी वॉल्यूम ऑफ बेस कितना हो जाएगा B बराबर 308/11, यानी 11 दूना 22, 11 8 88, यानी बेस एरिया कितना हो गया 28।
कहा गया द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज पी एंड एवरेज ऑफ 4 ऑफ दीज नंबर्स इज क्यू, इफ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज आर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा प्रश्न है। कहा गया कि 10 संख्याओं का एवरेज पी है। अगर 10 संख्याओं का एवरेज पी है तो उनका योग कितना हो जाएगा 10p, यानी कि एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ नंबर्स बराबर हो जाता है योग। आपसे कहा गया 4 संख्याओं का एवरेज क्यू है, यानी कि उनका योग हो जाएगा 4q। और कहा गया जो बची संख्याएं हैं, बचेंगे कितनी संख्या, 10 में से 4 निकल गई, यानी 6 संख्याएं जो बची उनका एवरेज आर है, यानी कि 6 संख्याओं का अगर एवरेज आर है तो उनका योग हो जाएगा 6r। आप कह सकते हैं अगर 10 संख्याओं का योग निकालना है तो 4 संख्याओं का योग 4q है और 6 संख्याओं का योग 6r है, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4q + 6r। और ये आपको पता है 10 संख्याओं का योग 10p भी है, तो बराबर हो जाएंगे। उन्हीं 10 संख्याओं का योग 10p भी है, उन्हीं 10 संख्याओं का योग 4q + 6r भी है। तो 10p = 4q + 6r, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5p = 2q + 3r, यही आपका रिलेशन हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, राइट। ये प्रश्न देखो, कहा कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फ्रॉम 2008 to 2012, यानी 8 से लेकर 12 तक लैपटॉप की जो कुल संख्या है उसका आपसे एवरेज निकालने को कहा गया। तो सबसे पहले जोड़ो 14, 20, 34, 12, 46 और 6, 52, 10, 62, 8, 70, 10, 80 इधर हो गया, 80 और 1, 81 हो गया, 81 और 82, 200 हो गया और 82, 700, यानी 82, 700 टोटल लैपटॉप उसने बनाए हैं। कितने सालों में? 5 साल में। तो एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 16, 54 के बाद 0, ये आपका एवरेज हो जाएगा। कहा गया कि A/B = 2:3, B/C = 2:3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो, सबसे पहले अगर रेशियो निकालना है तो आप देख लिया करो सबका पावर सेम है। हाँ, सबके पावर में 2 दिया गया है, तो यानी कि पावर सेम है, अब रेशियो निकल सकता है। अब आपको पता है A और B का रेशियो तो 2:3 है और B और C का रेशियो 2:3, तो सबसे पहले इनका मिक्स रेशियो निकालो। तो A और B का अनुपात कितना है? 2:3। B और C का कितना है? 2:3। खाली जगह यहाँ पे, खाली जगह यहाँ। आपको पता होगा आपके अगर घर के आमने सामने जगह होती है तो आप कब्जा कर लेते हो, तो यहाँ पे कब्जा हो जाएगा 2 का, यहाँ पे कब्जा हो जाएगा 3 का। अब गुणा कर दो खड़ा खड़ा, यानी 2 × 2 4, 3 × 2 6, 3 × 3 9, यानी A/B/C का अनुपात हो गया 4, 6, 9, यानी A को ले सकते हो 4, B को ले सकते हो 6 और C को ले सकते हो 9। तो पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पुट करो धड़ 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 धड़, यानी 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस B स्क्वायर यानी कि 36 माइनस C स्क्वायर यानी कि 81, ठीक है, बटे A स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 2B स्क्वायर यानी कि 36 दूना 72 और माइनस C स्क्वायर यानी कि 81। तो आप करेंगे तो 48 और 36, 84 में से 81 घटेगा 3 और बटे 16 72, ये कितना हो जाएगा 88 में से 81 घटेगा 7, यानी अनुपात कितना आ गया 3:7। कहा कि ये सम डबल्स इन 4 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि एक जो सम है वो 2 गुना हो जाता है 4 साल में, यानी P से 2P हो गया 4 साल में, ठीक है। कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट। कहा गया अगर रेट सेम हो तो कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगा। अब देखो 4 साल में ये 2 गुना हुआ, अगर हम इस धन की बात करें तो ये भी 4 साल में उसी रेट पे 2 गुना हो जाएगा, यानी ये 4P हो जाएगा। और फिर अगले 4 साल में ये 4P की अगर बात करें तो अगले 4 साल में कोई भी धन होता है वो 4 साल में दुगुना हो जाता है, यानी कि 4 साल में ये 4P से 8P हो जाए। यानी आप देख सकते हैं कि P अब 8P हो गया कितने सालों में? 4 + 4 + 4, यानी कि 12 सालों में आपका कितना हो गया? P से 8P हो गया। कहा गया द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 7 and 8। कहा गया कोई संख्या बताओ जो सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी, जो 6, 7, 8 से डिविजिबल हो। अब 6, 7, 8 से तीनों से डिविजिबल होने के लिए सबसे बड़ी संख्याओं में, वैसे तो आप 6, 7, 8 का एलसीएम ले लो, तो 6, 7, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 6 और 8 का 24 हो गया, 24 × 7 168 हो जाएगा। तो आप 168 से डिवाइड करके देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी डिवाइड होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे करो कि 168 से सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करो, जो शेष बच्चे उसको 999 से घटा दो, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करना थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगी। आप देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर वो 6, 7, 8 तीनों से डिविजिबल है, यानी वो 8 से भी डिविजिबल होगी और वो 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, और लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने के लिए यानी वो संख्या पहली चीज़ तो सम होनी चाहिए, तो ये वाला तो खत्म हो गया। अब दूसरी चीज़, आपको पता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो 8 से इसको काटो तो 8 चौको 32 और 3 38, ये नहीं कट रहा है। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे। आपको पता है संख्या हमारी किससे कट रही है? हमारी संख्या 6 से भी कट रही है, यानी कि वो 6 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी, यानी सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, तो इसका भी कट रहा है, इसका भी कट रहा है। अब आप ऑप्शन से चेक कर लो, 7 से काटो, 7 से काटोगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 7 से तो दोनों कट रही हैं। अब आप 6 से डिविजिबल करके देखो, 6 से अगर डिवाइड करोगे इसको, या 8 से पहले डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 से डिवाइड करो तो 8 से डिवाइड करने पे मतलब
एक चीज़ तो आपको पता है कि अगर ये 6, 7, 8 से कट रही है तो 168 से तो ज़रूर कटेगी, लेकिन हमें लार्जेस्ट निकालना है। तो आप कहोगे लार्जेस्ट निकालने के लिए 168 सबसे बड़ी वाली संख्या में पहले ट्राई करो। अगर सबसे बड़ी वाली संख्या मतलब दोनों ऑप्शन जो बचे हैं उसमें बड़ी वाली में डिवाइड करके देखो, डिवाइड करोगे तो 840 168 से कंप्लीटली कट जाएगा, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो ऑप्शन दिया गया था इसमें से 840 वो संख्या होगी जो 6, 7, 8 से कटेगी। आपको क्या काम करना है, 6, 7, 8 कैल्शियम लेना है 168। आपको पता है कि 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, कैसे किए वो आपको पता है। अब दोनों ऑप्शंस में से बड़ी वाली पे ट्राई करेंगे, अगर बड़ी वाली कट गई तो वही आपका आंसर हो गया, अगर ये ना कटती तो यही आपका आंसर हो जाता। कहा गया कि एक मिक्सचर है जो मिल्क और वाटर को 5:3 के अनुपात में कंटेन करता है, यानी मिल्क और वाटर उस मिक्सचर में किस अनुपात में, 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। दूसरा मिक्सचर है उसी वॉल्यूम का, उसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है, वाटर और मिल्क का जो रेशियो वो 1:3 है, ठीक है। कहा गया इन व्हाट रेशियो टू मिक्सचर्स बी मिक्सड इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन द न्यू मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। कहा गया कि 2 मिक्सचर्स हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यहाँ पे वाटर को पीछे लिख दो ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे वाटर को इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये देखो मैंने कहा कि भैया 2 मिक्सचर्स हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको अलग अलग दिया गया है, पहले में 5:3 है, दूसरे में 3:1 है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि दोनों मिक्सचर की मात्रा बराबर है, तो सबसे पहले बराबर कर लो, इधर 5, 3, 8 है, इधर 3, 1, 4 है, यानी 2 से गुणा कर दो तो 6:2 में है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इन दोनों मिक्सचर्स को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 हो जाए। आपको पता है अगर हम x अनुपात y के अनुपात में मिलाते हैं, हम इसका x हिस्सा लेते हैं, इसका y हिस्सा लेते हैं, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 × x 5x, और इधर दूध कितना है 6 × y 6y, यानी दूध की कुल मात्रा होगी 5x + 6y, और वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी 3x + 2y, और ये अनुपात दिया गया 7/3। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, यानी 15x + 18y बराबर 21x + 14y, यानी कि 6x बराबर 4y, यानी x/y बराबर 4/6, यानी x अनुपात y बराबर हो गया 2:3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है कि भैया देखो पहले अगर मिक्सचर की बात करें तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5/3, मतलब 5:3, यानी कि दूध की मात्रा है 5/8 हिस्सा। दूसरे मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इसमें दूध की मात्रा है 3/4 हिस्सा, और हमें मिल्क और वाटर प्राप्त कितना करना है 7/, देखो टोटल मिक्सचर अगर 10 माने तो मिल्क है 7/10। अब इसी में मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। मिक्सचर एलिगेशन लगाने के लिए आप सबसे पहले सबके हर को 40 बना लो। तो 40 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा 25, यहाँ पे कितने से गुणा करना है 10 से गुणा यानी 30, और यहाँ पे 4 से गुणा यानी कि 28, यानी आपको 25, 30 और 28 सॉल्व करना है। 25, 30 और 28, तो 28 में से 25 घटेगा 3 और 30 में से 28 घटेगा 2, तो यही अनुपात हो जाएगा 2:3। समझ आ गया, मिक्सचर एलिगेशन से आसानी से कर सकते हो। कहा गया इफ़ 80% ऑफ x इज 36 मोर देन 60% ऑफ y। 80% कितना होता है 4/5 हिस्सा x का, 60% ऑफ y यानी 3y/5 से कितना ज़्यादा है 36 ज़्यादा है, ठीक है, पहला चीज़ दे दिया गया। और कहा गया 120% x का y के बराबर, यानी कि y बराबर 120% कितना हो जाएगा, आपको पता है 20% होता है 1/5 हिस्सा, तो 120% यानी 6/5 हिस्सा हो जाएगा x का। अब आपसे कहा गया डिफरेंस ऑफ x एंड y निकालना है, तो x एंड y का डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले x और y की वैल्यू निकालो। y की जगह पे आप यहाँ पे 6/5x पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4/5x माइनस 3/5 गुणे y की वैल्यू कितनी है 6/5x बराबर 36। आप 25 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 20x माइनस 18x बराबर 25 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 900, यानी ये हो गया 2x बराबर 900, यानी x बराबर हो गया कितना 450। अब x बराबर 450 हो गया, आपको अंतर निकालना था x और y का, तो आपको पता है y है 6/5x, अगर इसमें से x घटाएंगे तो 1/5x आएगा, तो आपको पता है x बराबर 450, तो 1/5x कितना हो जाएगा 90, यही आपसे पूछा गया था। शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो, आपसे कहा गया 80% ऑफ x इज 36 मोर देन 60% ऑफ y। 60% ऑफ y, आपको पता है y जो है वो 120% है x का, तो अगर 60% y का निकालने जाओगे तो आप कहोगे 60% 120% ऑफ x निकाल लो, यानी ये 72% ऑफ x हो जाएगा। जो 60% ऑफ y है वो 72% ऑफ x। अब आपसे कहा गया 80% ऑफ x इज 36 मोर देन 72% ऑफ x, यानी x का 80% x के 72% से 36 ज़्यादा, यानी 80 माइनस 72, यानी x का 8% कितना है 36 है। x का 8% अगर 36 है तो 1% हो जाएगा 4.5। अब 1% 4.5 है, आपको पता है y जो है 120% है x का, यानी y x से कितना ज़्यादा है 20%, तो 1% अगर 4.5 है तो 20%, 20 × 4.5 यानी 90।
कहा गया डायगोनल जो एक स्क्वायर का है वो 6√2 है। आपको पता है अगर कोई स्क्वायर होता है उसकी साइड ए हो तो उसका डायगोनल होता है a√2, ये बराबर 6√2 दिया गया, यानी साइड हो गई 6। अब कहा गया द मेजर ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस दैट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज। कहा गया उस स्क्वायर का डायगोनल निकालो जिसकी एरिया पहले वाले स्क्वायर की एरिया की दोगुनी हो। अगर पहले वाले स्क्वायर की एरिया की बात करें तो 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगी, और जो नया वाला डायगोनल स्क्वायर है वो इसकी एरिया इसकी दोगुनी है यानी कि वो 72 है। अब अगर उसकी साइड ए हो तो ए स्क्वायर मतलब ए ना मानो, अगर उसकी साइड बी हो तो आपको पता है कि उसकी एरिया कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर 72 यानी बी बराबर 6√2, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा b√2 यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा। कहा गया एक नाव है 80 मिनट लगता है उसे 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 60 मिनट लगता है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो आपसे कहा गया कि 36 किलोमीटर अगर उसे शांत जल में जाना हो तो कितना टाइम लगेगा। आपको पता है 80 मिनट में वो 12 किलोमीटर, 80 मिनट कितना होता है 80/6 घंटे, 80/60 घंटे, यानी 4/3 घंटे में वो अप स्ट्रीम जाती है 12 किलोमीटर। 4/3 घंटे में 12 किलोमीटर यानी 1 घंटे में 9 किलोमीटर, यानी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे आपसे कहा गया 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दी गई है 15। अब आपको अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो आपको पता है बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी कि 15 + 9/2 यानी 24/2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। यानी कि आपको पता है धारा की दिशा में चाल 15, धारा के विपरीत दिशा में 9 है, तो आपको बोट की चाल यानी नाव की चाल बराबर होती है धारा की दिशा प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2, यानी 15 × 9 24/2 यानी 12। अब आपसे कहा गया अगर 36 किलोमीटर से शांत जल में जाना है 12 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 3 घंटे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क से आपके 2 प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। कहा गया ये वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 35 वर्कर्स इन 30 डेज, यानी 35 वर्कर अगर काम करें तो वो कार्य को 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। कहा गया अगर हर 5 दिन बाद 10 वर्कर छोड़ देते हैं, अगर हर 10 दिन बाद 5 वर्कर छोड़ देते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। हर 5 दिन बाद 10 मतलब हर 10 दिन बाद 5 वर्कर छोड़ देते हैं। अब देखो आप पहले निकाल लो कितने दिन का कार्य है। 35 वर्कर्स के 30 दिन का कार्य है, यानी अगर एक वर्कर 1 यूनिट 1 दिन में करता है तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 35 × 30 यानी कि 1050 यूनिट हमारा कार्य है। ठीक है, 1050 यूनिट हमारा कार्य है। अब देखिएगा आपको पता है कि 35 वर्कर स्टार्ट करेंगे काम करना, 35 वर्कर स्टार्ट करेंगे काम करना, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। 35 वर्कर काम करना स्टार्ट करेंगे और ये कितने दिन करेंगे 10 दिन करेंगे। 10 दिन बाद क्या होगा कि 5 वर्कर निकल जाएंगे, यानी अभी बचे 30, ये 10 दिन कार्य करेंगे। फिर आपका क्या होगा, फिर 10 दिन बाद 5 वर्कर निकल जाएंगे यानी 25 बचेंगे, फिर ये कितने दिन कार्य करेंगे 10 दिन बचे, यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा 350 यूनिट ये कर चुके हैं, 300 यूनिट ये कर चुके हैं और 25 दाम में 250 यूनिट ये कर चुके हैं, यानी टोटल कार्य कितना हो गया 3 2 5 1 6 3 900, यानी 900 यूनिट हो चुका है। 1050 में से 900 यूनिट हो चुका है, यानी 150 यूनिट बचा हुआ है। और 150 यूनिट, अब आपको पता है कि 25 नौकर 10 दिन 25 वर्कर 10 दिन कर चुके हैं, यानी अभी बचा कितना 20 वर्कर करेंगे। 20 वर्कर करना है, 150 यूनिट करना है। एक दिन में एक वर्कर करता है 1 यूनिट, तो 20 वर्कर 150 यूनिट कितने दिन में करेंगे 150/20 यानी 7.5 दिन और लगेंगे। 20 वर्कर अगर करेंगे तो 150 यूनिट, यानी आपका टोटल दिन कितना लगा, आप कहेंगे 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 30 हो गया और 7.5 यानी 37.5 दिन लगे। समझ आ गया। आपसे कहा 35 वर्कर 10 दिन किया 350 यूनिट, फिर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़ देंगे यानी 30 बचेंगे, 30 10 दिन कर देंगे 300, फिर 10 दिन बाद 5 छोड़ देंगे यानी कि 25 बचेंगे, वो 10 दिन करेंगे 250 यूनिट। अब हमारा टोटल कार्य हो चुका है 900, हमें करना है 1050 यानी अभी बचा है 150 यूनिट। अब हमारे कार्य कर रहे हैं 20 वर्कर्स, एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 20 वर्कर एक दिन में 20 यूनिट करेंगे, करना है 150, तो कितने दिन लेंगे 150/20 यानी 7.5 दिन। ये टोटल दिन कितना लगा 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ और 7.5 यहाँ, यानी 37.5 दिन। कहा गया कि कोई धन है जो 4 सालों में 20,720 और 6 सालों में 24,080 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपको धन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको 4 साल में दिया गया वो 20,720 हो जाता है, राइट, हो जाता है, मतलब ब्याज सहित उसका अमाउंट जो बनता है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वही अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन 20,720 बनता है। 6 साल में आपसे कहा गया 24,080 बनता है। आपको पता है कि ये 2 साल में जो अंतर आया है 2 ईयर्स में, वो किसका है, ब्याज का आया होगा। ये 2 साल में ब्याज कितना मिला 60, ये आपका बचेगा 3, ये आपका बचेगा 3360। 2 साल में 3360 रुपये ब्याज मिला होगा। 2 साल में देखो आपने कहा 4 साल में इतना 6 साल में इतना, यानी 2 साल में जो ब्याज है वो 3360 रुपये मिलता है। अगर 2 साल में 3360 रुपये मिलता है तो 4 साल में कितना मिला होगा, 4 साल में
6720 रुपये मिला होगा, यही तो मिला होगा। यानी आपको पता है कि 4 साल में अगर धन 20,720 हो जाता है तो उसमें से 6720 रुपये तो ब्याज होगा 4 साल का। यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर होता है ये अमाउंट है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी 20,720 माइनस 6720 यानी कि 14,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न, और ये पेपर मुझे लगता है कि अभी तक का बेस्ट पेपर अब हो गया। देखो कहा कि 5 सही 1/3 गुणे 2 सही 1/7 गुणे 9 सही 2/5 गुणे 4 सही 3 गुणे 2 सही 6/47। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, यानी 5 सही 1/3 ये 16/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 15/7, ये हो जाएगा 5 9 45 2 47/5, ये हो जाएगा 8 चौको 32 3 35/8, ये हो जाएगा 47 दूना 94 और 47। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो 47 से 47 कट गया, 8 से कटा 16, 3 से कटा 15, 5 से कटा 5, 7 से कटा 35, यानी आपका बचा कितना 2 गुणे 5 गुणे 100 यानी कि 10 गुणे 100 यानी कि 1000। तो आपका यही आंसर हो गया। तो भैया 35 मिनट लगा है समझा के करने में। अगर आप यही प्रश्न पत्र आप खुद से करेंगे तो मुश्किल से 20 से 22 मिनट लगेगा, लेकिन अच्छा प्रश्न पत्र था। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो 20 से 22 मिनट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। आज मैंने सोचा थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी दिखा दूँ, नहीं तो आपको लगने लगता है कई बार कि मास्टर को शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, भाई को शॉर्ट ट्रिक नहीं आती, इसी वजह से थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी आज करवाई है। बाकी बेसिक्स तो मैं करवाता ही रहता हूँ, हर क्वेश्चन को जहाँ पे मुझे लगा है कि ट्रिक से करवाना चाहिए वहाँ पे बेसिक भी बता दिया है। बेसिक में हर क्वेश्चन का लगभग बता देता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही होगी, ये चीज़ आपको करना ही करना है, देखना है, क्योंकि ये यूजफुल प्लेलिस्ट है और मैं व्यू काटने के लिए नहीं, इस वजह से बताता हूँ ताकि आप जाके देखो, ठीक है, और आपका फ़ायदा हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बटन दिख रही है सब्सक्राइब वाली, इस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, देख लेना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। भैया मैं हालत हो चुकी है ख़राब, अब चलता हूँ मैं एंजॉय करने, थोड़ा सा पढ़ूंगा। बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोग भी पढ़ते रहें, अच्छे से रहें, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के नौका कभी पार नहीं होती, ऐसा कुछ कहा गया है। ध्यान रखना। बाय बाय, लव यू ऑल।